नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है, जिसके चलते पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली हिंसक घटनाओं में कमी आई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर राज्य की एक खास रणनीति बनाकर हम 10 साल में आगे बढ़े हैं। इसका नतीजा है कि पुलिस, आर्मी, असम राइफल्स और केंद्रीय पुलिस बल ने सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि हिंसक घटनाओं में 31% और नागरिकों की मौत में 86% की कमी आई है। इसके अलावा 10,574 विद्रोहियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग अलगाववादी संगठनों के बीच कई सारे शांति समझौते हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 26 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच 19 दिसंबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। शारीरिक रूप से कमजोर जगजीत सिंह डल्लेवाल मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। किसान नेता का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टर्स की टीम के साथ किसान नेताओं ने शनिवार 21 दिसंबर को कहा कि शारीरिक रूप से कमजोर होने के चलते डल्लेवाल मंच पर नहीं आ पा रहे। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को किसी भी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा और ना ही वे कोई मेडिकल सहायता लेंगे। अगर उन्हें किसी भी अस्पताल में शिफ्ट करने की कोशिश होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते फरवरी से जारी किसान आंदोलन के बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल की लगातार बिगड़ रही सेहत चिंता का विषय बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने दिल्ली के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। मुझे मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आले मोहम्मद इकबाल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मणिपुर सरकार की परामर्शदात्री समिति के सदस्य सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने शनिवार को कहा कि संघर्षग्रस्त मणिपुर में चुनौतियों को सुलझाने के लिए राजनीतिक संवाद ही आगे का रास्ता है। कारगिल युद्ध के नायक और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर के पहले सैन्य अधिकारी ने आगे कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है शासन संबंधी मुद्दे और समानता। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता राजनीतिक संवाद है और साथ ही देने और लेने के माध्यम से समायोजन भी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को राज्य के परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का दावा किया और सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही दावा किया कि वह जांच के लिए हाईकोर्ट भी जाएगी। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने आरोपों को खारिज कर दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह दावा तब किया जब इस हफ्ते की शुरुआत में विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपए नकद, सोना और चांदी सहित संपत्ति बरामद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के मोहाली जिले के सोहाना गांव में शनिवार को एक बहुमंजिला इमारत ढहने से कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत 2 उत्खनन मशीनों को काम पर लगाया गया है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग की एक टीम भी मौके पर मौजूद है। रूस के कजान शहर के अधिकारियों ने कहा है कि शहर पर यूक्रेनी ड्रोन्स के जरिए हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन्स यहां मौजूद कम से कम 2 बहुमंजिला इमारतों से टकराए हैं। इनमें से एक इमारत आधुनिक दिखती है, जिस पर 2 बार हमला हुआ। स्थानीय गवर्नर ने कहा है कि निवासियों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि उन्होंने हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि बीती रात रूस ने उस पर सैकड़ों ड्रोन छोड़े हैं। मुंबई में फिर मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के बयान से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। दरअसल एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक
संजय राउत ने शनिवार को संकेत दिया कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में संगठन के अकेले लड़ने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार दावेदार अधिक हैं। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने को लेकर बातचीत जारी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कि जब अविभाजित शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन था, तब भी हमने पीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े थे। हम ऐसा करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक नगर निकायों में एमवीए बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है। चुनाव संचालन नियम 1961 के पहले अधिनियम 93(2)(a) में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। वहीं अब इस संशोधन को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग की पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल करते हुए लिखा कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाली चुनावी प्रक्रिया में सबसे तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वह यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है। लेकिन चुनाव आयोग फैसले का अनुपालन करने की बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। उन्होंने कहा कि आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव संचालन नियम में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे, यानी चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के हिस्सा नहीं रहेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर के दलित छात्रों की मुफ्त विदेशी शिक्षा के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति भाजपा द्वारा अंबेडकर के अपमान का जवाब है। उन्होंने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा कर रहा हूं। अब दलित समुदाय का कोई भी छात्र जो दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी। यह छात्रवृत्ति दलित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। केजरीवाल ने कहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा करके भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य का गढ़चिरौली जिला अगले 3 साल में नक्सल मुक्त हो जाएगा और गढ़चिरौली शहर भारत का स्टील सिटी होगा। विधानसभा में पिछले हफ्ते विपक्ष द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए फडणवीस ने राज्य भर में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और किसान केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली जिले का उत्तरी भाग नक्सल मुक्त हो चुका है और विकास की राह पर है। इस्राएली सेना के मुताबिक यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल हमले किए हैं। इनमें से एक मिसाइल तेल अवीव पर गिरी,
जिसमें 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। इसराइल की एम्बुलेंस सेवा ने जानकारी दी कि हमले में घायल 16 लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई गई है। सभी घायलों को मिसाइल गिरने के बाद हुए धमाके में कांच लगने की वजह से चोटें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों में से एक मिसाइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में सफल रही। ये मिसाइल तेल अवीव पर गिरी। इस्राएली सेना ने कहा है कि हूती विद्रोहियों की दागी गई मिसाइल को वह गिराने में नाकाम रहे। वहीं इस्राएली सेना ने कहा है कि हूती विद्रोहियों की दागी गई मिसाइल को वह गिराने में नाकाम रहे और ये मिसाइल एक पार्क में गिरी। इसराइल पर किए गए हमले को लेकर हूती विद्रोहियों का भी बयान आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोही गुट के प्रवक्ता याहया सारी ने कहा कि यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल ने जाफा के कब्जे वाले क्षेत्र में इसराइल के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया था। हमने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और इसने लक्ष्य को भेदा है। आपको बता दें कि ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही गुट को फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता है और गजा पर इसराइल के हमले के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इसराइल की तरफ आ जा रहे कई जहाजों पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए हमले किए हैं। भारत के घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कायम किया है। शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के साथ हुए वनडे मैच में अनमोलप्रीत सिंह ने महज 35 गेंदों पर शतक जड़ा। यह लिस्ट ए श्रेणी के क्रिकेट मैच में भारत के लिए लगाया गया सबसे तेज शतक भी है। अपनी पारी में अनमोलप्रीत ने 12 चौके और 9 छक्के लगाए। आपको बता दें कि अनमोलप्रीत आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में भी नजर आ चुके हैं। वहीं अब अनमोलप्रीत ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें कि यूसुफ पठान ने साल 2009 में महाराष्ट्र के खिलाफ खेले गए लिस्ट ए के क्रिकेट मैच में महज 40 गेंदों में शतक लगाया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।